सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये हमारे व्यूवर की रिक्वेस्ट पे बन रहा है। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि उनको जो है एक ऐसा पीसी चाहिए था जो 45,000 में तैयार हो और उसके अंदर GTX 1050 Ti भी हो। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बन रहा है। तो 45,000 में एक ऐसा गेमिंग पीसी तैयार करना जिसमें GTX 1050 Ti पहले से हो, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर जो है सिर्फ वन टाइम पीसी बिल्ड करना हो। जैसे हम मान लेते हैं कि जो मदरबोर्ड है H1107 जनरेशन जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी बेसिक मदरबोर्ड है, और अगर G4560 के संग एक पीसी बनाया जाए और उसमें GTX 1050 Ti लगा दिया जाए तो जो पीसी तैयार होगा वो 40,000 में ही तैयार हो जाएगा मेरे ख्याल से। और उसमें अपग्रेड के ऑप्शन होंगे, i5 i7 आप 7 जनरेशन का लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो फ्यूचर में भी टिके रहेंगे, मतलब कि फ्यूचर में इतनी जल्दी पुराने नहीं होंगे, केपेबल होंगे सारे काम करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बेकार हो जाए। लेकिन जब मैंने अपने व्यूवर से पूछा कि उनको वन टाइम पीसी बिल्ड चाहिए या अपग्रेडेबल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपग्रेडेबल चाहिए। तो ऐसे में क्या था कि मैं उन्हें थोड़ा फ्यूचर प्रूफ और अपग्रेडेबल पीसी देने की कोशिश कर रहा था 45,000 में। मतलब ऐसे पार्ट सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जिससे एक फ्यूचर प्रूफ और अपग्रेडेबल पीसी बने और मदरबोर्ड में अच्छे खासे फंक्शन हो, जैसे कि ओवरक्लॉकिंग के फंक्शन और भी कई फंक्शन। अब ये चीज़ इंटेल में तो पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि इंटेल का जो प्रोसेसर है वो तो सस्ता आ गया है। इस समय जो i3 है वो क्वाड कोर आपको मिल रहा है 9,000 के अंदर ही मिल रहा है। लेकिन जो उसका मदरबोर्ड है H310 वो बहुत ही बेसिक मदरबोर्ड है और उसमें PCI 3.0 तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर पीसी बिल्ड करना तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद जो उसका B360 है उसमें क्या है कि उसमें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में राइज़न चूज़ करना मुझे बेटर लगा कि राइज़न के संग एक पीसी बिल्ड करना चाहिए। अब जब मैं सारे कंपोनेंट्स जो है सबका जो है टोटल अमाउंट चेक कर रहा था, जितने भी मैंने जो है कंपोनेंट्स चूज़ किए थे, तो वो जो है 50,000 को टच कर रहा था बार बार। तो ऐसे में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने ऐसे पार्ट्स तो चूज़ कर लिए थे जिससे एक अपग्रेडेबल पीसी तैयार हो रहा था, लेकिन उसका जो प्राइस है वो जो है 50,000 को टच कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद जो है ये पीसी नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने जो है उसको 45,000 में ही पैक कर दिया। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप वही पार्ट्स यूज़ करके सेम पीसी बिल्ड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता, हो सकता है कि जितना मुझे पड़ रहा है उससे सस्ता पड़ जाए, या 1,000-2,000 रुपये महंगा भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपको वो पार्ट्स कितने के मिल रहे हैं, वो कंपोनेंट्स कितने के मिल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने पार्ट्स की, अपने कंपोनेंट्स की। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेसर लेंगे वो है Ryzen 3 2200G। अब ये जो है एक बहुत ही मतलब ठीक प्रोसेसर है। ये जो है 1060 के संग भी जो है बॉटल नेक नहीं करेगा। बहुत पावरफुल प्रोसेसर मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और मतलब इस प्राइस पॉइंट में ये ठीक प्रोसेसर है। अगर इसको i3 8100 से कंपेयर किया जाए तो i3 8100 जो है वो 6 से 7 फ्रेम रेट ज़्यादा दे देगा, लेकिन उसका जो पीसी है अगर एक ढंग का पीसी बनाया जाए i3 के संग तो वो 50,000 तक टच करने लगता है। और 45,000 में जो उसमें जो मदरबोर्ड हमें मिल रहा था वो बहुत ही बेकार बोर्ड था, तो ये दिक्कत थी उसके संग। उसके बाद उसमें ओवरक्लॉकिंग के फंक्शन नहीं है B360 में, तो यहाँ पे हम राइजन ही ले रहे हैं। 1050 Ti के संग जो है ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। और उसके बाद जो है हमारा मदरबोर्ड है B350 मदरबोर्ड। यहाँ पे आपको ओवरक्लॉकिंग का फंक्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो PCI स्लॉट हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ये वाले जो 2 PCI स्लॉट हैं, इसमें अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि नीचे वाले में लगा देते हैं ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड ऊपर वाले में लगाइएगा, क्योंकि ये वाला जो है 16 लेंस पे चलता है और ये वाला किसी किसी मदरबोर्ड में 8 लेंस में होता है या किसी किसी में 4 लेंस में होता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड अगर लगा देंगे काम तो करेगा, लेकिन आपको जो है फ्रेम रेट काफ़ी कम मिलेंगे। तो ग्राफिक कार्ड हमेशा यहाँ लगाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं, आगे और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ली है हमने ये वाली रैम, कोर्सेर की 8GB DDR4 रैम, और ये है हमारी पावर सप्लाई, और ये है हमारी हार्ड ड्राइव WD की 1 TB। बहुत ही कॉमन हार्ड ड्राइव है, हर पीसी बिल्ड में आपको यही मिलेगी, वही हमने भी ले ली है इसमें।
और ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो देखिए अब हर चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब जो ये मदरबोर्ड है, इसका जो चिपसेट है ये है B350। B350 जो है वो एक मतलब कह सकते हैं आपकी बजट वाला चिपसेट है। प्रीमियम चिपसेट जो है वो है X370 और X470। अब X370 और X470 में जो अंतर है वो बस सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि आपको बायोस अपडेट नहीं करना पड़ता सेकेंड जनरेशन राइजन के लिए। B350 में क्या है कि ये जो मदरबोर्ड हैं ये पहले वाले राइजन के संग आए हैं, और सेकेंड जनरेशन का राइजन चलाने के लिए इसमें करना क्या पड़ता है कि इसमें जो है बायोस अपडेट करना पड़ता है। तो मैंने ये सुना, मैंने अब आपको बता दूं कि AMD कंप्यूटर्स की सर्विस मैंने कभी यूज़ तो नहीं करी है, लेकिन दूसरे लोग रिकमेंड करते हैं तो मैं भी जो है AMD कंप्यूटर्स के ही लिंक दे देता हूं। लेकिन मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया है कभी AMD कंप्यूटर्स, मुझे नहीं पता कि इनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, स्पेशली रिटर्न पॉलिसीज़ कैसी हैं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप पहले AMD कंप्यूटर्स के रिव्यू चेक कर लें, और या तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी ख़रीद सकते हैं। अब मैंने ये सुना है कि अगर आप AMD कंप्यूटर से कांटेक्ट करके ये कहेंगे कि हमको बायोस अपडेट करके दें मदरबोर्ड, या अपडेट करके भेजें, तो आपको अपडेटेड बायोस वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा। या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मदरबोर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे B350 के, उनके बायोस पहले से ही अपडेटेड हों, लेकिन इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप ऐसी वेबसाइट से ख़रीद रहे हैं जहाँ पे डील तो अच्छी है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद बायोस अपडेटेड ना मिले, अब अगर बायोस अपडेटेड नहीं होगा तो ऐसा प्रोसेसर लगाने पे जो स्क्रीन आएगी वो आएगी बिल्कुल ब्लैंक, यानी कि कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप Ryzen 1300X ले सकते हैं। तो 1300X जो है ये फर्स्ट जनरेशन वाला ही Ryzen है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर कोई APU नहीं है, और बात अगर बेंचमार्क की करें तो GTX 1050 Ti के संग दोनों ही सेम बेंचमार्क देंगे, इवन 1060 के संग सेम देंगे। हाँ, दूसरी चीज़ों के बेंचमार्क के बारे में बात करें, जैसे सिनेबेंच हो गया या और कुछ हो गया, तो 5 से 6 फ्रेम रेट का अंतर आता रहता है। किसी किसी चीज़ में 1 से 2 फ्रेम रेट का अंतर आता है। कभी ये 2 फ्रेम रेट आगे हो जाता है किसी चीज़ में, कभी जो है ये 2 से 3 फ्रेम रेट आगे हो जाता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब ये एक X सीरीज़ वाला प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं 1300X, जबकि ये जो है ये G सीरीज़ का है, मतलब ये G वाला प्रोसेसर है। तो ओवरक्लॉकिंग जो है उसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको शायद। हालांकि इसमें भी ओवरक्लॉकिंग अच्छी है, और ओवरक्लॉकिंग के बाद अगर बेंचमार्क लिए जाएं तो भी हाल वही रहता है, कभी कभी ये जो है आगे रहता है और कभी जो है ये आगे रहता है। लेकिन ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भले ही Ryzen 1300X लेंगे, लेकिन ये जो है आपको ऐसा नहीं है कि पुरानी जनरेशन का Ryzen लेने पे कुछ कमी आपको महसूस हो। हाँ, मेमोरी सपोर्ट के थोड़े इश्यूज़ रहते हैं, बस ये बात है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप ये उस कंडीशन में ले सकते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि Ryzen आप ले ही लीजिए ये वाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर के आसपास तो सर्विस सेंटर भी नहीं है, और इन केस अगर मुझे मदरबोर्ड बिना अपडेटेड बायोस के मिल गया तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा, तो परेशान होने से बेटर है कि ये वाला Ryzen ले लिया जाए। ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है। बाकी जो है Ryzen आप यही वाला लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अब ये जो B350 मदरबोर्ड है, ज़्यादातर या फिर कह लें कि सभी B350 मदरबोर्ड में क्या है कि ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं है। ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मतलब कि यहाँ पे जो VGA पोर्ट है और ये जो HDMI पोर्ट है, ये कनेक्ट होते हैं प्रोसेसर के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से, यानी कि जो प्रोसेसर में जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है उससे। ऐसे में अगर आप APU लेंगे या फिर ग्राफिक्स कार्ड के संग PC बिल्ड करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, तब तो आपको डिस्प्ले मिलेगी, आपका PC बढ़िया चलेगा। हम यहाँ पे GTX 1050 Ti ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रोसेसर भी APU वाला ही ले रहे हैं, तो ऐसे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर Ryzen 1300X के संग बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे कोई APU आपको नहीं मिलता, आप देख सकते हैं 4 कोर 4 थ्रेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे GPU 8 GPU कोर हैं, यहाँ पे लिखा भी है APU, इसमें कोई APU नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपको डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑन बोर्ड ग्राफिक्स तो है ही नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके डिस्प्ले आएगी। वहीं पे अगर आप एक APU इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो आपको डिस्प्ले जो है यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि इन मदरबोर्ड्स में जो है ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं है। तो ये एक इशू है यहाँ पे। बाकी अगर मदरबोर्ड की बात करें
तो जो मदरबोर्ड मुझे पसंद आए थे वो थे Asus का प्राइम प्लस, और एक मदरबोर्ड जो हमारी लिस्ट में है वो है MSI B350 गेमिंग प्लस, MSI टोमाहॉक और ये Asus ROG Strix। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में जो है B350 मदरबोर्ड ले रहे हैं तो वहाँ तो आपको बहुत सारे मदरबोर्ड दिखाई देंगे, जैसे कि ये 6630 का, 5850 का, यहाँ पे ये 6800 का है, ये भी B350 वाले ही मदरबोर्ड हैं, और ये जो कॉस्टली है ये भी B350 वाला ही मदरबोर्ड है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PCI Express का स्लॉट जो है Express 16 जो है वो एक ही है, जो बड़ा वाला PCI Express होता है वो यहाँ पर एक ही है, और उसके बाद जो है USB 3.1 वगैरह के पोर्ट का थोड़ा डिफरेंस रहता है, ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस रहता है, जो ऑडियो IC यूज़ होती है उसका डिफरेंस रहता है। यहाँ पे आपको एक ठीक ऑडियो IC मिल जाती है, मतलब एक डिसेंट है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जो कैपेसिटर्स मिलते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के मिल जाते हैं इस MSI B350 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड में। वहीं पे क्या होता है, बात की जाए ओवरक्लॉकिंग की, तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स ऐसे हैं जिनके VRM सेक्शन पे हीट सिंक तक नहीं लगा है, यानी कि वो ओवरक्लॉकिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर ये कहें कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसे में राइजन का प्रोसेसर लेते हैं और उसको ओवरक्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो होगा ये कि आपका PC जो है बीच में ही क्रैश हो जाएगा। या बहुत सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जिनका बायोस एकदम बेसिक होता है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते बायोस के, तो वो जो है बिल्कुल A320 की तरह ही होते हैं। अब A320 क्या है, ये भी राइजन वाले ही मदरबोर्ड हैं। A320 ये है कि वो बिल्कुल बेसिक मदरबोर्ड हैं, जैसे कि A320 होता है, B350 होता है, X370 होता है, X470 होता है, और अभी B450 भी आने वाला है। अब अगर बात की जाए B450 में और इसमें क्या अंतर होगा, तो मेरे ख्याल से अंतर इतना ही होगा कि उसमें आपको जो है बायोस अपडेट नहीं करना पड़ेगा, और मैं श्योर तो नहीं हूँ बट ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स साथ में आ जाए, जो मुझे नहीं लगता साथ में आएगा, यही अंतर हो सकता है। तो B450 मदरबोर्ड जो हैं वो मार्केट में आने वाले हैं, तो B450 मदरबोर्ड के लिए वेट करना मुझे नहीं लगता वर्थ है, आप ये B350 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो B350 मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये वाला बोर्ड नहीं मिलता है तो कौन सा लिया जाए, तो Asus प्राइम आप प्लस ले सकते हैं, Asus प्राइम B350 प्लस मदरबोर्ड ये वाला जो है ये ले सकते हैं आप। अब देखिए प्राइम यहाँ पे 3 दिए हुए, एक प्राइम ये भी, एक प्राइम ये भी, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ये वाला जो रेड वाला प्राइम है ये लीजिएगा, जिसके डब्बे पे 5X लिखा रहता है बड़ा बड़ा, हालांकि 5X तो सब सारे डब्बे पे लिखा है, 5X नहीं, बस आप रेड से पहचान जाइए। और ये जो है ये Asus प्राइम B350MA है, ये आपको नहीं लेना है, B350MK है। रीज़न ये है कि इसमें फंक्शन कम है, और जहाँ तक की बात अगर करी जाए तो इसमें नेट मेरा काफ़ी स्लो है, तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, खुल गया था। हाँ, तो इसके क्या है कि देखिए VRM सेक्शन में हीट सिंक नहीं दिया है, सीधी सी बात है कि ओवरक्लॉकिंग नहीं हो पाएगी ढंग से, तो ये बोर्ड आपको नहीं लेने हैं। और Asus TUF के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है कैसा परफॉर्म करता है, इसके बारे में मैंने सुना है ASRock के बारे में ये अच्छा है, डिसेंट है, लेकिन फ़ीचर्स थोड़े से कम है, और डिसेंट आपको ओवरक्लॉकिंग दे देता है। इतनी अच्छी ओवरक्लॉकिंग नहीं देगा जितनी अच्छी MSI का B350 गेमिंग प्लस दे देता है, लेकिन हाँ दे देता है। तो जो मदरबोर्ड मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है B350 प्लस, MSI का टोमाहॉक, और ये Asus प्राइम B350 प्लस, और Asus का ROG Strix यहाँ पे जो है सबसे बढ़िया बोर्ड है, और थोड़ा महंगा भी आप देख सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो है आपके बजट को थोड़ा सा बिगाड़ देगा, क्योंकि हमारा बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो एक मैंने डील देखी थी अमेज़ॉन पे, वो है ये। अब मैं आपको बता दूं B350 से थोड़े प्रीमियम मदरबोर्ड हैं, वो है X370, और B350 के जो प्रीमियम मदरबोर्ड्स हैं उसमें ऑलमोस्ट जो है X370 के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो थोड़े से सस्ते X370 बोर्ड्स हैं। लेकिन क्या है कि इस बोर्ड में जो MSI का क्रेड बोर्ड है, एक तो ये काफ़ी बढ़िया बोर्ड है, ऊपर से इसमें जो है आपको SLI का फंक्शन मिल जाता है, यानी कि आप GTX कह रहा हूँ, मतलब NVIDIA के ऐसे ग्राफिक्स कार्ड जो SLI सपोर्ट करते हैं, 2 ग्राफिक्स कार्ड आप एक साथ चला सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। जबकि यहाँ पे क्या है, जो मदरबोर्ड मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस फायर सपोर्ट करता है ये, AMD के 2 ग्राफिक्स कार्ड चल जाएंगे, लेकिन SLI नहीं चलेगा NVIDIA का। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो महंगा ग्राफिक्स कार्ड ख़रीदना पसंद करते हैं बजाय 2 ग्राफिक्स कार्ड के,
तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी ये एक चीज़ है। तो ये एक प्रीमियम मदरबोर्ड है, ये X370 चिपसेट वाला बोर्ड है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है, 10,000 मान लीजिए। लेकिन X370 क्या है कि बायोस अपडेट करने के बाद ही जो है ये सेकंड जनरेशन के राइजन को सपोर्ट करता है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे जो है आप अमेज़ॉन से अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको अपडेटेड बायोस वाला मिले। हो सकता है इसका बायोस अपडेट कर रखा हो सकता है ना कर रखा हो। तो ऐसे में अगर आप ये वाला बोर्ड ख़रीदने की सोच रहे हैं अमेज़ॉन से, और आपके घर के आसपास कोई सर्विस सेंटर नहीं है MSI का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला राइजन ले सकते हैं, फिर उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि एक ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर खरीदिएगा साथ में, अदरवाइज़ जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे स्पेक्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक इसमें भी जो है इंटर ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं है, तो ये चीज़ है। हालांकि X370 के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ऑन बोर्ड ग्राफिक्स है या नहीं है। कुछ मदरबोर्ड्स में मैंने देखा लिखा रहता है, कुछ में नहीं लिखा रहता है, तो ये चीज़ होती है। तो इस केस में मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। तो ये था कोर्सेर की 8 GB रैम। अब बात कर लेते हैं हम पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई क्या है कि ये जो पावर सप्लाई है ये कोर्सेर की VS450, 550 या VS की आप सीरीज़ कह लीजिए, VS की सीरीज़ से बेटर है। एंटेक की VP500 PC ये जो सीरीज़ है, VP500 मतलब VP सीरीज़ आप कह लीजिए इसको। और ये जो पावर सप्लाई है ये कोर्सेर 550 से VS550 से ज़्यादा स्टेबल है। अब बात ये होती है कि हमारे PC को जो पावर रिक्वायरमेंट है जो PC की, वो है 450 वाट की, यानी 450 वाट की पावर पे वो चल जाएगा। लेकिन बात वाट तक सीमित नहीं रहती है, बात स्टेबिलिटी की भी आ जाती है कि अगर आप 8 घंटे कंप्यूटर चला रहे हैं, 6 घंटे चला रहे हैं, तो जो आपकी 450 वाट की पावर सप्लाई है वो उतनी देर उसको ढंग से पावर दे पाएगी। और अगर देती रहेगी तो क्या उसके कैपेसिटर्स पे असर पड़ेगा, क्या वो जल्दी ख़राब होंगे, क्या वो देर में ख़राब होंगे, क्या आपकी जो पावर सप्लाई है वो लंबे समय तक बढ़िया पावर देती रहेगी आपके कंप्यूटर को। तो ये एक चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई ये 450 वाट की पावर सप्लाई है और हमारे PC की रिक्वायरमेंट तो इससे कम है, तो 450 वाट की ले आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात स्टेबिलिटी की भी आ जाती है कि क्या वो पावर सप्लाई अगर आप 8 घंटा गेम खेल लें तो स्टेबल रहेगी। ऐसे में क्या है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 8 घंटा अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, क्योंकि हमें गेमिंग PC बना रहे हैं तो आप गेम तो खेलेंगे ही, तो अगर आप 4 घंटा 6 घंटा चलाते हैं या मैक्सिमम 8 घंटा मान लेते हैं, तो आप एंटेक VP450 के संग जाएँ। लेकिन 8 घंटे से अगर थोड़ा भी ज़्यादा आपका कंप्यूटर चलता है, 9 घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है, या फिर रात में डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात भर उनका कंप्यूटर बंद ही नहीं होता, डाउनलोडिंग पे चलता रहता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे में हमेशा तो नहीं, पर हाँ कभी कभी जो है रात भर जो है डाउनलोडिंग पे लगा रहता है, क्योंकि दिन में जियो की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और दिन में जो है क्या होता है, मैं अपना कंप्यूटर चेक करता हूँ कि हाँ भाई डाउनलोड हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फिर आपको ये वाली पावर सप्लाई लेनी है। ये है सीसोनिक की S12II ब्रॉन्ज 520 वोल्ट 80+ पावर सप्लाई। अब ये आपके 45,000 के बजट को तहस नहस करके रख देगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये है 6,500 वाट, 6,500 वाट कह रहा हूँ, 6,500 रुपये की है। लेकिन अगर आप जो है 10 घंटा कंप्यूटर चलाते हैं या बहुत देर तक गेम खेलते हैं या सिस्टम बंद ही नहीं होता है, तो ये पावर सप्लाई लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि पावर रिक्वायरमेंट उसकी 450 से भी कम है, लेकिन फिर से कहूँगा बात पावर रिक्वायरमेंट तक सीमित नहीं होती है, बात स्टेबिलिटी की भी आ जाती है। तो ऐसे में ये वाली पावर सप्लाई आपके लिए लेना ज़्यादा बेटर होगा अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर पर डे चलाते हैं। 8 घंटा चलाते हैं, ये वाली पावर सप्लाई जो है ठीक है। तो अब हमारा हो गया ग्राफिक्स कार्ड वगैरह। तो ग्राफिक्स कार्ड वही है हमारा, वही GTX 1050 Ti। यहाँ पे हम 4 GB ले रहे हैं, फ्यूनिक्स एडिशन ये है 13,875 का। तो अब बात कर लेते हैं रैम की और रैम से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ की। तो यहाँ पे जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली, और इसको यूज़ करने के कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि अगर हम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम इस्तेमाल करते तो वो हमारे बजट को ख़राब कर देती। तो यहाँ पे जो है हमने 2400 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम ली। और एक रीज़न ये भी है कि हमने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो है GTX 1050 Ti, और जो प्रोसेसर लिया है वो है Ryzen 2200G।
तो यहाँ पे जो है हमको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा क्या, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिलता। हालांकि अगर हमारा प्रोसेसर थोड़ा हाई एंड होता, जैसे कि राइज़न हमारा 2600X होता या और कुछ होता, हम राइज़न का हाई एंड प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे होते, या फिर ग्राफिक्स कार्ड हमारा ऐसा होता जैसे कि GTX 1070 या 1080, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़े बेनिफिट्स देखने को मिल जाते। वो भी गेमिंग में नहीं मिलते, तब मिलते जब हम वीडियो रेंडर करते, म्यूज़िक कंपोज करते या कुछ भी ऐसा काम करते। जैसे आप एडोबी प्रीमियम प्रो पे काम कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, वेगस प्रो पे काम कर रहे हैं, एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बेंचमार्क की बात की जाए गेम्स के, तो वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम। तो यहाँ पे जो मुझे सही लगा वो यही रैम सही लगी। तो अब बात कर लेते हैं रैम के इश्यूज़ के बारे में। हालांकि राइज़न के सेकंड जनरेशन प्रोसेसर के संग तो रैम के इतने इश्यूज़ नहीं हैं। फर्स्ट जनरेशन के संग क्या हो गया था कि कुछ रैम थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, कंपैटिबल नहीं थी, जिनको मतलब मदरबोर्ड में लगाने के बाद पीसी ऑन तो हो रहा था लेकिन मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही थी। तो कुछ रैम ऐसी थी जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, यानी कि रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली थी, मगर वो सिस्टम में चल रही थी 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब उसको अगर ओवरक्लॉक करो या उसकी फ्रीक्वेंसी मैनुअली बढ़ाओ तो उसमें क्या हो रहा था कि सिस्टम क्रैश हो रहा था। तो इस तरीके के इश्यूज़ जो है वो राइज़न फर्स्ट जनरेशन के संग आ गए थे। अब इसको फिक्स करने के तरीके ये हैं कि वैसे मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें मैंने पर्सनली फेस नहीं करी हैं क्योंकि मेरे पास राइज़न का बिल्ड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे सकता हूं। तो उसमें क्या था कि जैसे रैम का जो वोल्टेज है वो 1.3 है, तो उसको अगर मैनुअली 1.4 किया जाए या 1.35 किया जाए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ा के देखा जाए, जैसे 2666 मेगाहर्ट्ज़ या 2800 मेगाहर्ट्ज़ या 2933 मेगाहर्ट्ज़। तो जैसे अगर 2933 मेगाहर्ट्ज़ पे रैम अगर चल रही है तो उसको उसी कंडीशन में ही छोड़ देना बेटर होगा, क्योंकि 3200 मेगाहर्ट्ज़ और 2933 मेगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। हालांकि आपको पूरा 3200 मेगाहर्ट्ज़ तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी वो ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो है, मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने बायोस के जो अपडेट्स निकाले, उन अपडेट्स में क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिक्स हो गई और जो रैम के इश्यूज़ थे वो बहुत ही कम रह गए। जो रैम कंपैटिबल नहीं थी वो भी कंपैटिबल हो गई, और जिस तरीके की मतलब जो ऐसी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि हायर फ्रीक्वेंसी पे सेट करो तो कंप्यूटर क्रैश हो रहा था या बंद हो रहा था, वो दिक्कतें भी धीरे धीरे जो है कम हो गई। तो अभी के समय में अगर आप राइज़न फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन का पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको अब रैम के इश्यूज़ शायद देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप कोई और रैम ले रहे हैं, वैसे जो रैम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये कंपैटिबल है मदरबोर्ड के संग, लेकिन अगर आप कोई और रैम ले रहे हैं तो मदरबोर्ड की लिस्ट एक बार देख लें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो रैम लिस्ट में नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो कंपैटिबल ना हो। अगर उसके या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो रैम भी कंपैटिबल होगी। तो ये चीज़ें हैं। और अगर इन केस आप कोई मेमोरी का इशू फेस कर रहे हैं तो आप बायोस अपडेट करके देखिए सबसे पहले। अगर बायोस का अपडेट आया, हो सकता है उसी से ही आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस समय आप कोई इशू फेस करेंगे। तो हमने अभी तक जितने भी कंपोनेंट्स चूज़ किए हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट हो रही है 42,095 रुपीज़। हालांकि अगर आप राइज़न 1300X के संग जाएंगे तो ये आपको 1050 रुपये यहाँ पे महंगा पड़ेगा। और अगर आप एंटेक VP500 की बजाय सीसोनिक की पावर सप्लाई लेंगे तब तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपका पीसी बिल्ड। तो यहाँ पे जो है हमारी टोटल जो कॉस्ट पड़ रही है एंटेक की पावर सप्लाई और राइज़न 2200G के संग वो है 42,095 रुपीज़। और जो पैसे बच रहे हैं उनसे आप कैबिनेट ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कैबिनेट की तो कोई बात करी नहीं। तो अब जो बच रहा है उससे आप कैबिनेट ले सकते हैं। ज़्यादा पैसे तो नहीं बच रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक डिसेंट कैबिनेट तो मिल ही सकता है इतने पैसे में। तो कैबिनेट आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन का पेज खोल रखा है, कुछ कैबिनेट हैं जो उतने पैसे में मतलब उसी के अंदर जो है आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। और अपने किसी फ्रेंड के संग शेयर भी कर सकते हैं जिसको 45,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड करना हो।
अब देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि इस बजट में जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम ली जा सकती थी, या फिर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर लिया जा सकता था। तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता था, लेकिन फिर हमें मदरबोर्ड सस्ता लेना पड़ता। तो मेरा मानना ये है कि एक बेकार मदरबोर्ड एक अच्छी रैम के संग लेना बेवकूफ़ी है। इससे बेटर ये है कि हम एक अच्छा मदरबोर्ड लें, एक प्रीमियम मदरबोर्ड लें और रैम थोड़ी सस्ती ले लें, तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड ही होता है जो पीसी को जो है फ्यूचर प्रूफ बनाता है और अपग्रेडेबल बनाता है। तो अगर हम एक पावरफुल रैम ले लेते हैं और मदरबोर्ड सस्ता ले लेते हैं, ऐसा मदरबोर्ड ले लेते हैं जिसमें ओवरक्लॉकिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मदरबोर्ड हाई क्वालिटी का चूज़ किया, प्रीमियम मदरबोर्ड चूज़ किया और रैम सस्ती चूज़ करी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।